नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरोपी मुर्तजा की कॉल डिटेल से हुआ बड़ा खुलासा। अब्दुल रहमान से की थी बात, भारत को बनाना चाहता था इस्लामिक देश। अखिलेश यादव ने की आरोपी मुर्तजा की तरफदारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बयान से नाराज, कहा अखिलेश आतंकियों के बढ़ा रहे हौसले। बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अस्पताल किया सील, फैक्ट्री से पकड़ा गया 5 करोड़ का मीट। बीरभूम हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में ली सीबीआई की रिपोर्ट, फैसले को रखा सुरक्षित। इमरान खान को लगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, डिप्टी स्पीकर के फैसले को बताया गलत। आज की सबसे पहली खबर आरोपी मुर्तजा पर हो रहे खुलासे की। मुर्तजा की कॉल डिटेल से ये खुलासा हुआ है कि मुर्तजा ने घटना के दिन अब्दुल रहमान से बात की थी। कॉल डिटेल से पता चला कि दोनों के बीच रोज कई बार बात होती थी। दोनों नेपाल की यात्रा पर भी साथ गए। अब्दुल रहमान को सहारनपुर से हिरासत में लिया गया। यूपी एटीएस की टीम अब्दुल रहमान से पूछताछ कर रही है। एटीएस को मुर्तजा ने यह भी बताया कि पूरे देश को वो इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता है। यही नहीं, मुर्तजा की देश में सीरियल ब्लास्ट की भी प्लानिंग थी। डॉक्टर साहब, क्या वाकई भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश चल रही थी? देखिए, इसमें कोई अब शक सुबह की गुंजाइश ही नहीं बची है कि ये अहमद मुर्तजा अब्बासी, ये एक हार्डकोर आतंकी, वो भी आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन कैपिटल टीवी ने बताया था किस तरीके से ये गजवातुल हिंद नाम के संगठन से जुड़ा हुआ था। अब जो डिटेल्स आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि देवबंद से 2 लोगों को पकड़ा गया। देवबंद के इस रहमान के साथ ही नेपाल गया। नेपाल ये कहाँ जाता था? वहाँ ये मदरसों में जाता था। बॉर्डर्स के ऊपर जो नेपाल के साइड में जितने भी मदरसे हैं वो आईएसआई द्वारा फंडेड है। ये भी खुफिया एजेंसीज को पता है ये वहाँ क्यों जाता था। प्लस ये भी मालूम चला कि लाखों रुपए ये आईएसआईएस को फंड भेजा करता था। भाई, एक बेरोजगार आदमी के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्यों भेज रहा है ये? अब जब इससे बातचीत हुई, एटीएस ने पूछताछ की तो उसने कहा कि भाई पूरे हिंदुस्तान को वो इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता है और ये बड़ा परेशान था प्रेजेंट हालात से, इसलिए वो ये सारे काम कर रहा था। अब 3-4 और बड़े बड़े खुलासे। पहला ये कि इसके फ़ोन कॉल से जो मालूम चल रहा है कि ये विदेश भी बातचीत करता था। इसने एक इंटरनेशनल सिम ले रखा था। प्लस ये अपने आप में एक ग्रुप चलाया करता था सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, जिसमें जिहाद का प्रचार प्रसार। और सबसे बड़ी बात, जब इससे एटीएस के अधिकारियों ने पूछा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो, इस देश में तो अब्दुल कलाम जैसे भी लोग हैं, तो उसने कहा वो तो काफिर है। इतना ज़्यादा दिमाग, जिसको कह सकते हैं कि जिसमें जहर भरा हुआ हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। अब एटीएस को ये बात पता चली है कि दरअसल ये न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे देश में सीरियल ब्लास्ट करने की योजना बना रहा था। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ इस हमले को लेकर यूपी सरकार सख्त रवैया अपना रही है, खुलासे पर खुलासे कर रही है, लेकिन विपक्ष मुर्तजा की तरफदारी में लगा हुआ है। अखिलेश यादव ने मुर्तजा की तरफदारी करते हुए उसे मनोरोगी बताया और कहा कि बीजेपी मामले को बढ़ा रही है, जिसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का हमेशा से आतंकवादियों से रिश्ता है। उन्होंने 2013 के आतंकी हमलों के मामले वापस ले लिए। आतंकवादियों का हौसला बढ़ा रहे हैं सपा नेता, जिसकी मैं निंदा करता हूं। डॉक्टर साहब, क्या वाकई अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जो सेकुलर जमात की पार्टियां हैं, ये मुस्लिम वोट के लिए गधों को बाप मान लें। अखिलेश यादव का यह बयान घृणित है,
निंदा करने योग्य भी नहीं है, घृणा करने लायक है। दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया तो वो हथियार लेके मस्जिद क्यों नहीं घुस गया? किसी गिरजाघर में क्यों नहीं घुस गया? गोरखपुर में किसी और दूसरे मंदिर में क्यों नहीं घुसा? उसी रास्ते को, उसी गेट को क्यों चुना जिससे योगी आदित्यनाथ आते जाते हैं? दिमाग पागल है तो क्या आईटी के अंदर पागल पैदा होते हैं? क्या वहां पागल लोगों को डिग्रियां दी जाती है? रिलायंस में इसने काम किया, 2-3 जगह इसने काम किया। दरअसल पागल अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने हिंदुस्तान के मुस्लिम युवाओं को बना दिया है। क्या कह रहा है ये? पूछताछ में इससे पूछा गया, भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? उसने कहा इस देश में मुसलमानों के लिए माहौल बड़ा खराब है। अच्छा, माहौल खराब हो गया? क्या हो गया? वह सीए से बड़ा परेशान था ये। सीए में क्या हुआ? कोई अखिलेश यादव के गर्दन को पकड़ के पूछ सकता है कि आप शाहीन बाग के साथ खड़े थे, कितने मुसलमानों की नागरिकता गई, कितने लोगों से कागज मांगे जा रहे हैं? सेकुलरिज्म के नाम पे जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को रेडिकलाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है, ये घृणित कार्य है उन राजनीतिक दलों का जो खुद को सेकुलर बताते हैं। ये देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अगर इस तरह की गंदी राजनीति रुकी नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम समुदाय को ही होगा। जी बिल्कुल। योगी सरकार ने आतंकियों और माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब पर योगी सरकार का डंडा चल पड़ा है। हाजी याकूब कुरैशी के अस्पताल को सीज किया गया है और आरोप यह है कि हाजी याकूब कुरैशी कई सालों से बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से इस अस्पताल को चला रहे थे। कुरैशी की मीट की फैक्ट्री पर भी पुलिस ने छापेमारी की। इस फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का काम चल रहा था, यानी कि अवैध धंधों पर योगी का बुलडोजर चलने की तैयारी कर चुका है। डॉक्टर साहब, क्या बुलडोजर चलेगा अस्पताल और मीट फैक्ट्रीज पर? देखिए, बुलडोजर तो चलना चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता ने ये अधिकार दिया। बुलडोजर के नाम पे वो चुनाव जीते हैं तो इसलिए बुलडोजर तो रुकेगा नहीं। और ये हाजी याकूब कौन है भाई? लाख रुपए सर कलम करने के बाद लाख रुपए का इनाम घोषणा करने वाला ये शख्स, ये पब्लिक लाइफ में है कैसे? देश की जनता इसे चुनती कैसे है? इसे कोई वोट क्यों देता है? ये मुसलमानों का रहनुमा बनता है और समाज में जहर घोलने का काम करता है। इसी तरह के लोगों के कारण इस देश में लोग कहते हैं भाई बहुत हिंदू मुसलमान होता है, बहुत हिंदू। ये कारण है, ये सब है साइनाइड। एक और आपने एक खबर आपने शायद देखी नहीं, सहजुल इस्लाम जो अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी चुना हुआ विधायक है, भाषण दे रहा था कि हमारे मुंह से अब आवाज नहीं निकलेगी, गोलियां निकलेगी। धमकी दे रहा था योगी आदित्यनाथ को, तो उसके पेट्रोल पंप के ऊपर भी बुलडोजर चल गया। और ये बुलडोजर जब चलता है, यकीन मानिए यूपी नहीं हिंदुस्तान की जनता के कलेजे में ठंडक पहुंचती है। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो रहा। आज 8-10 जगह से बुलडोजर चलने की खबर आई है, जिसमें 2-3 जगह पे मुस्लिम्स हैं और बाकी जगह वो हिंदू दबंग हैं जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखे थे। तो न धर्म देखकर, न समुदाय देखकर, न जाति देखकर इस देश में सरकारी संपत्तियों के ऊपर लूट मचाने का जो धंधा 70 साल से चल रहा था, उस पे बुलडोजर तो अवश्य चलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, यूपी सरकार अवैध धंधों पर शिकंजा कस रही है तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट लगातार ममता सरकार पर कार्रवाई कर रही है। इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें हाईकोर्ट ने 21 मार्च को सीबीआई की जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया है। इस हिंसा में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही हाईकोर्ट ने टीएमसी के नेता बहादुर शेख की हत्या की जांच सीबीआई को देने के मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, लेकिन ममता सरकार सीबीआई जांच नहीं चाहती है। डॉक्टर साहब, ममता सरकार के लिए कोर्ट का यह फैसला कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है? अभी ममता बनर्जी का कलेजा धक धक कर रहा होगा। रिपोर्ट सीबीआई की आ गई, फैसला अभी आना बाकी है। बहादुर शेख के नाम पे सीबीआई के ऊपर भी फैसला रुका हुआ है।
ममता बनर्जी चाहती नहीं कि सीबीआई के पास चली जाए। क्यों? मैं बार बार कह रहा हूं, ममता बनर्जी की राजनीति गुंडों, जिहादियों और सड़क छाप गुंडों के ऊपर आधारित है। ये वसूली का धंधा करते करते ये आपस में ही लड़ गए। ट्रक से कौन वसूली करेगा, गाड़ियों से कौन वसूली करेगा, यही झगड़ा चल रहा था टीएमसी के अंदर, आपस में ही लड़ गए। लेकिन ये मसला तो सीरियस तब बनता है जब 9 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। अब जो हमारे पास जानकारी है कि सीबीआई की उस रिपोर्ट को जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें क्या है, 2-3 बातें बताऊंगा, आपके भी होश उड़ेंगे। पहली बात ये, उस रिपोर्ट में बताया गया कि लोगों को घर के अंदर बंद करके जलाया नहीं गया। उन लोगों के घर के अंदर घुस के पहले उसकी पिटाई की गई, पीट पीट करके उन्हें मारा गया और उसके बाद घरों में आग लगा दी गई। ये खबर कहां से आई? ये वैसे आई जब फोरेंसिक जांच किए गए तो दीवारों पे खून की छींटें थी। ये ममता बनर्जी मां माटी मानुस संविधान बचाने का धंधा 2024 में सपना रही है प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये है उसका शासन प्रशासन का तरीका। दूसरी बात, पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ, ये ज्यादा शर्मनाक है। पुलिस वाले इंतजार करते रहे किसका? टीएमसी के नेताओं के आदेश का। वहां तो नपुंसक पुलिस है। जब तक टीएमसी आदेश नहीं करेगी तब तक वहां पे कोई काम नहीं होगा। तो वहां पे पुलिस ने काम नहीं किया, तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक है, वो सीबीआई ये कह रही है कि वहां मौकाए वारदात पे सबूतों को मिटाने का पूरा काम किया गया। और ये बात कोर्ट के जज साहब ने भी, हाई कोर्ट के जज साहब ने भी कहा था अपने इस आदेश में कि सीबीआई को दिया जाए कि हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि सबूतों को मिटाया जा रहा था। और शक ममता बनर्जी पे इसलिए है कि न कोई थानेदार, न कोई एएसपी, न एसपी, न डीएसपी, न कमिश्नर, पुलिस का एक भी शख्स ममता बनर्जी ने उसे बर्खास्त नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये चेन ऑफ कमांड तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारियों, एमपी, एमएलए के जरिए वो थानेदार तक पहुंचता है। सारे लोगों को नपना चाहिए, सारे लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करने के मामले पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जो आज पूरी हो गई, जिसमें इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत करार दिया और अनुच्छेद 95 का उल्लंघन बताया। इस फैसले पर इमरान खान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें इमरान की बढ़ती शख्सियत पच नहीं रही थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत बताया है, वो इमरान खान के लिए एक झटका साबित होगा। देखिए, जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा जजमेंट अभी नहीं आया है। 8 बजे रात के आसपास वो जजमेंट आएगा। हम लोग रिकॉर्डिंग पहले कर रहे हैं, तो जो कुछ हुआ वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको जानना और समझना जरूरी है। सब भाग जा रहे हैं छोड़ के इमरान खान को। ये बहादुर बन रहा था जितना, ये लोग, सारे लोग उसको, आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनका जो अटॉर्नी जनरल इमरान खान को जो रिप्रेजेंट कर रहा था कोर्ट के अंदर जी, उसने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हम जो डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते, और उठ के चला गया। अब ये समझिए कि क्या हुआ वहां, सिनेरियो क्या है। वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। जो स्पीकर है उसने कहा कि हम इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान ये चाहते थे कि उसको भंग कर दिया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। अब तो उसकी जगह पर डिप्टी स्पीकर बुलाया गया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि भाई ये जो है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का मसला है, इसलिए हम इस मोशन को पे वोटिंग नहीं कराएंगे। उसने रद्द कर दिया और उठ के वो चले गए। कॉमेडी फिर शुरू हुआ। विपक्षियों ने क्या कहा कि भाई हम अपने मन से एक स्पीकर नियुक्त कर देते हैं, और वहां नो कॉन्फिडेंस भी कर दिया, और वहां पे शहबाज शरीफ को वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया। पाकिस्तान में भी 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, एक इमरान खान, एक ये। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है भाई करना क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम संविधान और पाकिस्तान के फ्यूचर को देखते हुए हम फैसला लेंगे।
दुनिया का ये अकेला डेमोक्रेसी है। खैर मैं तो कहता हूँ कि वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं, आर्मी के सारे पे सब कुछ होता है। ये जो इमरान खान का अटॉर्नी जनरल, उसको बाजवा ने फ़ोन कर दिया कि भागो वहाँ से, तो भाग लिया। दिक्कत क्या है कि संसद के अंदर की कार्रवाई के ऊपर दुनिया के किसी भी सिविलाइज्ड नेशन में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो उस पर जजमेंट दे। पाकिस्तान है तो कुछ भी पॉसिबल है। तो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक, नई सरकार वहाँ पे चलेगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 6 महीने तक हम इलेक्शन नहीं करा सकते। दूसरा ये हो सकता है कि फिर से वहाँ पे वोटिंग का किया जाए, इमरान खान को फिर से मौका दिया जाए कि अपनी मेजॉरिटी प्रूव करें। और तीसरा, नई सरकार बन जाए और 1.5 साल तक जो अभी पूरा टेन्योर बचा हुआ है वो वहाँ पे कंटिन्यू किया जाए। चौथा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। चौथा ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी खतरनाक है कि बाजवा साहब मुशर्रफ की तरह सब कुछ अपने हाथ में ले लें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।